गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मी एंड एलआईसी में। आई होप मेरे जो वीडियोस हैं वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहे होंगे प्लान्स को समझने में, कॉन्सेप्ट्स को समझने में। और अभी अभी तो हमने प्लान कॉम्बिनेशन भी रखा है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी मैं शेयर करती रहती हूँ मेरे शॉर्ट्स में। आप सभी लोग देखते हैं, उसे पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ब्लेसिंग्स कीजिएगा कि ऐसे ही मैं नॉलेज को स्प्रेड करती रहूं और हम इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करते रहें इंश्योरेंस के लिए। ठीक है ना? क्योंकि इंडिया में सिर्फ 15% के आसपास लोगों के पास ही इंश्योरेंस है। और मेरा जो मिशन है, चाहे मैं अर्न करूं या ना करूं, मेरा जो मिशन है, जब तक मैं अलाइव हूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करते चले ताकि कोई गरीब ना बन सके। इंश्योरेंस अमीर बनने के लिए तो नहीं है, लेकिन अमीर लोग गरीब ना बन जाए, इसीलिए भी इंश्योरेंस है। ठीक है? सो मेरा जो मिशन है, आई होप आप भी उस मिशन में जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करेंगे ताकि उन लोगों में जागरूकता आए, है ना? उन लोगों में जागरूकता आए कि क्यों क्यों हमारे लिए ये सारे प्रोविज़न्स, ये सारे प्लान्स ज़रूरी हैं। आज एक और प्लान मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, ठीक है? अगर आप लोगों के पास मेडिक्लेम है, कैंसर कवर है और साथ-साथ आरोग्य रक्षक भी है एलआईसी का, तो जो लोग बोलते हैं ना कि मेडिक्लेम के प्रीमियम वेस्ट जाते हैं और भगवान न करे एक भी क्लेम आ गया तो समझ लो आपका प्रीमियम वसूल हो जाएगा। ठीक है? तो उससे पहले डिस्क्लेमर ले लेते हैं। डिस्क्लेमर कि ये जो वीडियो है ये एजुकेशन पर्पस से है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एलआईसी के आरोग्य रक्षक प्लान को। प्लान नंबर 906, दैट इज एलआईसी's आरोग्य रक्षक। ठीक है? जो एक प्रकार का हेल्थ प्लान है और बहुत ही अच्छा प्लान है। आपके पास मेडिक्लेम है तो उसके साथ-साथ आरोग्य रक्षक भी होना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे फायदे। कैसे फायदे हैं? तो हम देखते हैं, ठीक है, आगे कि बेसिक्स क्या है इस प्लान का, कि ये नॉन लिंक प्लान है, मार्केट से कोई लेना-देना नहीं, नॉन पार्टिसिपेटिंग है, कोई बोनस नहीं, कोई कुछ नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, तो ये आपकी हेल्थ की सेवाओं में बहुत मदद रूप होने वाला प्लान है। क्यों? क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आपने यहाँ पे पेपर्स रख दिए कि मैंने ये ट्रीटमेंट लिया है या हॉस्पिटलाइज़ हुआ हूँ, तो इस प्लान से आपको जो भी बेनिफिट उस बीमारी के रिगार्डिंग या उस हॉस्पिटलाइजेशन के रिगार्डिंग मिलना था वो मिल जाएगा। मेडिक्लेम में जनरली क्या होता है कि मेडिकल के बिल पास होते हैं, ठीक है? इस प्लान में क्या है कि आप किसी डिजीज के कारण एडमिट हुए तो आपका हॉस्पिटल कैश बेनिफिट होता है। तो वो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, या आपने सर्जरी करवाई है तो भले ही आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों ना सर्जरी करवाई हो, ये प्लान जो है आपको उस डिसीज का मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो पे करेगा। कैसे? हम डीप में और भी देखेंगे। सो इट प्रोवाइड्स फिक्स बेनिफिट फॉर हॉस्पिटलाइजेशन एंड फॉर वेरियस सर्जिकल प्रोसीजर्स। इसमें फिक्स है, ये डिपेंड नहीं करता कि आपके हॉस्पिटल का बिल कितना था, क्या नहीं था, वो डिपेंड नहीं करता। आपने ट्रीटमेंट लिया और इस प्लान में उस ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग जो भी फिक्स बेनिफिट है वो आपको पे हो जाएंगे। अब ये आपके हॉस्पिटल के एक्सपेंस से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है? तो ये प्लस पॉइंट है। और अगर आपने मेडिक्लेम में वो बिल सेटल कर दिए हैं और आपके पास ये प्लान है, तो भी एलआईसी ऑफ इंडिया आपको उस डिसीज के रिगार्डिंग या उस ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग जो भी आपने प्लान परचेज किया है उसके बेनिफिट पे करेगा। तो आप मेडिक्लेम से भी बेनिफिट ले सकते हैं और यहाँ से भी बेनिफिट ले सकते हैं। भगवान ना करे किसी को लेना पड़े, बट एक बात है कि अगर आपके एटीडी में इन्वेस्टमेंट बाकी है, तो बिल्कुल आँखें बंद करके ये प्लान खरीद करके चलिए। So the benefit payable are irrespective of cost incurred and in addition to any other health insurance cover. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये है एडिशनल है, ठीक है? ये जो भी बेनिफिट्स हैं ये एडिशनल है, यानी आप मेडिक्लेम भी पास करो और यहाँ से भी आप अपने बेनिफिट्स उठाओ। So it also provides auto health cover benefit in case of death of original principal insured. Principal insured का जो केस आता है वो आता है फैमिली फ्लोटर प्लान्स में, जिसमें व्यक्ति का परिवार का जो मुखिया है वो प्रिंसिपल इंश्योर्ड रहता है। ठीक है? तो भगवान न करे उस प्रिंसिपल इंश्योर्ड की भी डेथ हो गई तो भी
बाकी के लोगों का हेल्थ कवर ऑटो कवर रहेगा यहाँ पे। और डीप में जानते हैं दैट अ पर्सन प्रिंसिपल इंश्योर्स, जिसको पीआई बोलते हैं, कैन टेक पॉलिसी कवरिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ, द स्पाउस, children and parents of principal insured can also be covered under the same policy। तो मेडिक्लेम में जनरली क्या होता है कि मोस्टली 25 ईयर्स के बाद फैमिली अलग हो जाती है, लेकिन ये जो पॉलिसी है, ठीक है, इसमें आप अपने बच्चे, अपनी वाइफ और आपके पेरेंट्स का भी इंश्योरेंस साथ में ले सकते हैं, हेल्थ बेनिफिट साथ में ले सकते हैं। If both parents are alive and eligible for cover, then both should be covered। दोनों पेरेंट्स जीवित हैं तो दोनों पेरेंट्स को इसमें शामिल करना होगा, ठीक है। प्रिंसिपल इंश्योर्ड विल नॉट हैव ऑप्शन टू चूज वन ऑफ देम, है ना। अगर पेरेंट्स दोनों जीवित हैं और दोनों प्लान लेने के लिए एलिजिबल हैं तो सिर्फ मम्मी या सिर्फ पापा को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, दोनों को लेना पड़ेगा, ठीक है। If spouse, children or parents are not added at the inception, they will not be covered subsequent। आपने शुरू से ऐड नहीं किया तो subsequently वो कवर नहीं होंगे, ठीक है। और ज्यादा डीप में जानते हैं इस प्लान को, दैट हाउएवर ऑन मैरिज, अगर आप सिंगल हैं, आपने शादी की, तो उसके बाद आप अपनी स्पाउस को ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली चिल्ड्रन बोर्न लीगली अडॉप्टेड आफ्टर टेकिंग द पॉलिसी कैन ऑल्सो बी कवर्ड, है ना। बाद में जो आया उसको ले सकते हैं, लेकिन लेते समय आपके हाजिर था और आपने नहीं लिया तो सब्सिक्वेंटली वो कवर नहीं होंगे। लेकिन आप सिंगल हैं और बाद में इन्वॉल्व करते हैं तो वो ऐड हो पाएगा। सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ डिपेंडेंट चिल्ड्रन, यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितने बच्चे हैं आपके सारे कवर हो सकते हैं। ऑन डेथ ऑफ पीआई, स्पाउस और पेरेंट विल बिकम पीआई, है ना। प्रिंसिपल इंश्योर्ड जो है वो स्पाउस या पेरेंट बन जाते हैं। ऑन डिवोर्स, स्पाउस में बी रिमूव्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पीआई। जो प्रिंसिपल इंश्योर्ड है, अगर भगवान ने करे डिवोर्स का केस आता है तो वो अपने स्पाउस को रिमूव कर सकता है। चिल्ड्रन कवर shall have the option to take a suitable health insurance policy on completion of 25 years of age, है ना। तो जो बच्चे हैं वो 25 साल की उम्र के बाद खुद के लिए अलग से दूसरा प्लान ले सकते हैं, यानी वो पॉलिसी से आप अलग हो जाएंगे, ठीक है। नाउ बेनिफिट कौन कौन से पे होते हैं तो उसमें हम देखते हैं। सबसे पहले आता है इनिशियल डेली बेनिफिट, जिसको एचसीबी भी कहा जाता है। एचसीबी यानी हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। सो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट क्या है? इट इज द लेवल ऑफ हॉस्पिटल कैश बेनिफिट सिलेक्टेड एट इंसेप्शन ऑफ पॉलिसी। तो जब भी आप आरोग्य रक्षक प्लान खरीदने जाओगे तो ये आपको ऑप्शन देगा 1000 एससीबी चाहिए, 2000 एससीबी चाहिए, 3000 चाहिए, 5000 चाहिए या मैक्सिमम 10,000 एससीबी तक अवेलेबल है, ठीक है। सो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट कितना चाहिए ये आपको पॉलिसी लेते समय डिसाइड करना होता है, ठीक है। दूसरा आता है एडीबी, जिसको एप्लीकेबल डेली बेनिफिट बोलते हैं। सो एप्लीकेबल डेली बेनिफिट क्या है? इनिशियल डेली बेनिफिट, है ना, प्लस ऑटो स्टेप अप बेनिफिट। अगर आपने पॉलिसी से क्लेम नहीं लिया है तो आपको एडिशनल एलआईसी ऑफ इंडिया ऑफर करता है, तो वहां पे ऑटो स्टेप अप बेनिफिट रहता है। सबको हम डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। पहले आप नोट करते जाइए। सबसे पहले आया एससीबी, जो पॉलिसी लेते समय डिसाइड करना है। उसके बाद एप्लीकेबल डेली बेनिफिट आता है, जो इनिशियल डेली बेनिफिट प्लस ऑटो स्टेप अप बेनिफिट प्लस नो क्लेम बेनिफिट, है ना। तो इन सब का मिक्सचर जो है आपको एप्लीकेबल डेली बेनिफिट बनाता है। हम सबको आगे बहुत डिटेल में लेंगे, सो डोंट वरी, सिर्फ पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। अब ऑटो स्टेप अप बेनिफिट क्या है, ठीक है। सो एन अमाउंट इक्वल टू 15% ऑफ इनिशियल डेली बेनिफिट shall be added to applicable daily benefit at the end of every third year policy anniversary, maximum 1.5 times of the initial daily benefit, ठीक है। सो हर 3 साल पे जो आपकी पॉलिसी है ये ऑटो स्टेप अप होगी, यानी
आपने समझो 1,000 रुपए का हॉस्पिटल कैश बेनिफिट खरीदा है, ठीक है? और 3 साल के बाद पॉलिसी ऑटो स्टेप अप होगी, 15% इसमें इजाफा होगा। यानी 1,000 का 15% यानी 150 रुपए आपका इंक्रीज हो जाएगा। ये पूरा चार्ट मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ। तो हर 3 साल में 15% इंक्रीज होगा। ये मैक्सिमम 1.5 गुना तक 1.5 टाइम्स तक इंक्रीज होगा, ठीक है? मीन्स 15% ड्यूरिंग 4th ईयर, 7th ईयर, 10th ईयर, तो बाकी बचा 5% क्योंकि 1.5 गुना होगा ना, तो 50% तक, तो 13th ईयर पे ये 5% इंक्रीज होगा, ठीक है? नो क्लेम बेनिफिट क्या है और कैसे पे करते हैं? सो इन द इवेंट ऑफ एवरी 3 क्लेम फ्री ईयर, हर 3 नो क्लेम ईयर, ठीक है, an amount equal to 5% of initial daily benefit shall be added to ADB at the end of third claim free year. तो हर 3 साल में 5% नो क्लेम बोनस भी आप इसको बोल सकते हैं, ऐड करती है LIC ऑफ इंडिया हर 3 साल नो क्लेम के केस में, ठीक है? सो देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट। ये जो नो क्लेम की कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है ना? एडिशनल की लिमिट थी अप टू 50%, यहाँ पे नो क्लेम की कोई भी सीमा नहीं है, ठीक है? हर 3 साल में हर 3 नो क्लेम पे आपका ये इंक्रीज होता रहेगा। बेनिफिट्स कवर्ड आर एज अंडर एंड पेएबल एप्लीकेबल एडीबी क्या रहेगा? तो सबसे पहले आता है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, जिसको हम SCB बोलते हैं। सो मिनिमम फॉर 24 आवर्स एंड 4 आवर्स देयर आफ्टर, है ना? मिनिमम यानी इतना समझ लो कि अगर हॉस्पिटल गए हैं 28 आवर्स आपने बिताए हैं, तो ये हॉस्पिटल कैश बेनिफिट के लिए आप एलिजिबल हैं। मेजर सर्जिकल बेनिफिट MSB जिसको बोलते हैं, ये प्लीज नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि पूरी पॉलिसी में ये MSB SCB ADB आपको आता रहेगा, इसीलिए मैंने जो बेसिक्स है वो पहले लिए हैं। सो मेजर सर्जिकल बेनिफिट्स जो है उसको MSP बोलते हैं, ठीक है? जो 263 जितनी सर्जरीज को कवर करती है, 263 जितनी सर्जरीज को कवर करती है। डे केयर प्रोसीजर जिसको DCPB बोलते हैं, डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट, ठीक है, जो 244 जितने डे केयर प्रोसीजर्स को कवर करती है। अदर सर्जिकल बेनिफिट यानी आपकी जो सर्जरीज मेजर सर्जरी या डे केयर सर्जरी में नहीं आ रही, वो आपकी आती है OSB में, ठीक है? और OSB नॉट कवर्ड अंडर MSB या DCBB में आएंगी, वो आपकी OSB कहलाएंगी, ठीक है? इसके बाद आता है मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट जिसको MMB बोलते हैं। सो इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू डेंगू, मलेरिया, न्यूमोनिया, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस एंड वायरल हेपेटाइटिस A, तो इस केस में आपको मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट भी पे होता है क्योंकि ये सर्जरी नहीं है लेकिन इसका ट्रीटमेंट कॉस्ट आता है, ठीक है? तो ये MMB है जिसको मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट बोला जाता है। इसके बाद आता है EHB यानी एक्सटेंडेड हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट। तो ये इफ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सीड्स 30 डेज कंटिन्यूसली, एक बार आप भगवान न करे एडमिट हुए हैं और ये 30 दिन से ज्यादा का एडमिशन रहा, तो उस केस में LIC ऑफ इंडिया इस प्लान में EHB भी पे करती है। और 7th जो है वो है हेल्थ चेकअप बेनिफिट, ठीक है? तो ये 7 प्रकार के बेनिफिट हैं जो LIC ऑफ इंडिया यहाँ पे करती है। नो डिटेल्स ऑफ बेनिफिट जो हमने आगे देखा कि कौन कौन से बेनिफिट्स है, इनको और डिटेल में हम जानते हैं, ठीक है, कि इनकी डिटेल्स क्या है। सो अगर आप आरोग्य रक्षक प्लान को देखें तो यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स है? आपको हेल्थ चेकअप बेनिफिट मिलता है, हॉस्पिटल HCB रिपीट हो जाएगा आपका, SCB Yeah. हॉस्पिटल कैश बेनिफिट मिलता है। मेजर सर्जिकल बेनिफिट यानी जो बड़ी सर्जरीज, हार्ट सर्जरीज वगैरह सब है, वो मिलता है, ठीक है? डे केयर प्रोसीजर है जो 244 जितनी है, वो यहाँ पे कवर्ड है। अदर सर्जिकल बेनिफिट जो आपका सर्जरीज है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी एक्सीडेंट में सर्जरीज अलग अलग प्रकार की होती है जो आपकी मेजर या डे केयर में नहीं कवर हो रही, वो भी आपको यहाँ पे मिलती है।
क्विक कैश फैसिलिटी है, ठीक है? आप चाहें तो सर्जरी परफॉर्म हो उससे पहले एप्लीकेशन दे सकते हैं रजिस्टर्ड हॉस्पिटल से, तो 50% ऑफ द सर्जरी एक्सपेंसेस आपको पे भी हो जाता है, ठीक है? अगर आपके पास मेडिक्लेम नहीं है और आपने ये प्रोसीजर किया है या है भी और आप बता रहे हैं कि ये एस्टीमेट कॉस्ट दिया है तो एलआईसी पे करती है, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। देन 30 दिन से ज़्यादा टाइम तक अगर आप कंटिन्यूअसली हॉस्पिटलाइज़ हैं तो एक्सटेंडेड हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट मिलता है। और डेंगू, निमोनिया, टीबी जैसी बीमारियां हैं, ठीक है? तो वहाँ पे आपको एमएमबी मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट पे रहता है। हेल्थ चेकअप बेनिफिट भी आपको पेड रहता है। तो ये सब हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। सो बेसिक बेनिफिट पेएबल फॉर ईच इंश्योर्ड है ये, जो एडीबी, एडीबी यानी एप्लीकेबल डेली बेनिफिट फॉर ईच डे ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इन नॉन आईसीयू वार्ड रूम, ठीक है? नॉन आईसीयू वार्ड रूम में इक्वल टू एडीबी, एडीबी यानी एप्लीकेबल डेली बेनिफिट। जैसे मैंने 5,000 का हॉस्पिटल कैश बेनिफिट खरीदा, लेकिन उसमें बोनस ऐड हुआ, तीसरे साल पे 15% ऐड हो गया, नो क्लेम बोनस 5%, तो टोटल 20% ऐड हुआ, तो 5,000 का 20% यानी 1,000। तो मेरा एप्लीकेबल डेली बेनिफिट कितना हो जाएगा? 6,000 रुपीज। तो नॉन आईसीयू वार्ड के लिए इक्वल टू एडीबी रहेगा, यानी एप्लीकेबल डेली बेनिफिट रहेगा। और आईसीयू के लिए ये 2 टाइम्स ऑफ दी एडीबी रहेगा, एप्लीकेबल डेली बेनिफिट का 2 टाइम्स रहेगा। अब ये इररिस्पेक्टिव ऑफ मेडिक्लेम है, मेरे पास मेडिक्लेम है या नहीं उससे एलआईसी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? मैं वहां से भी क्लेम ले सकती हूँ, हॉस्पिटल भले मैंने कैशलेस में करवाया, और मैं यहाँ पे भी पेपर्स रख के क्लेम ले सकती हूँ, ठीक है? तो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट में जाते हैं और आगे। मैक्सिमम एनुअल बेनिफिट फॉर ईच इंश्योर्ड क्या है? एक साल में आप कितना मैक्सिमम ले सकते हो? तो मैक्सिमम एक साल में 30 दिन का क्लेम ले सकते हो एचसीबी में, ठीक है? हॉस्पिटल कैश बेनिफिट में 30 डेज इन फर्स्ट ईयर, ओके, एंड 90 डेज पर ईयर देयर आफ्टर। पहले साल में मैक्सिमम 30 दिन, और उसके बाद के कौन साल में 90 दिन पर ईयर ले सकते हो, ठीक है? इंक्लूसिव ऑफ स्टे इन आईसीयू, आईसीयू में स्टे के साथ, ठीक है? मैक्सिमम लाइफ टाइम बेनिफिट फॉर ईच इंश्योर्ड क्या होगा हॉस्पिटल का, ठीक है? हमने पहले देखा पहले साल 30 दिन, दूसरे साल से 90 दिन पर ईयर, लेकिन लाइफ टाइम में मैक्सिमम ये बेनिफिट आप ले सकते हो 900 डेज का, 900 दिन का ले सकते हो मैक्सिमम लाइफ टाइम में, ठीक है? भगवान न करे किसी को इतना लेना पड़े, लेकिन मैक्सिमम 900 दिन का इंक्लूसिव स्टे इन आईसीयू ले सकते हैं। एडिशनल बेनिफिट क्या क्या पेबल है? तो एप्लीकेबल ईएचबी यानी एक्सटेंडेड हॉस्पिटल बेनिफिट, ये एससीबी में एडिशनली पेड रहेगा अगर 30 दिन से ज्यादा हम एडमिट रहे, ठीक है? इसके बाद आता है एमएसबी, जिसको मेजर सर्जिकल बेनिफिट बोलते हैं, जो सर्जरी के केस में पे होता है। सो बेसिक बेनिफिट पेएबल फॉर ईच इंश्योर्ड, लमसम अमाउंट जो है एज परसेंटेज ऑफ मेजर सर्जिकल बेनिफिट सम एश्योर्ड बेस्ड ऑन कैटेगरी ऑफ सर्जरी परफॉर्म। तो कैसी सर्जरी है उसके टाइप पे डिपेंड करता है कि ये कितना पे होगा। अब ये मेजर सर्जिकल बेनिफिट कितना होता है? ये एडीबी, एडीबी यानी एप्लीकेबल डेली बेनिफिट का 100 टाइम्स होता है। तो मैंने मेरे केस में जैसे मैंने लिया कि 3 साल तक मैंने कोई क्लेम नहीं लिया, है ना? और 6,000 मेरा एप्लीकेबल डेली बेनिफिट हो गया है। तो अगर मेजर सर्जरी करवाना पड़े भगवान न करे तो यहाँ पे 100 टाइम्स ऑफ एडीबी रहेगा, यानी 6 लाख रुपए रहेगा, ठीक है? मैक्सिमम एनुअल बेनिफिट कितना ले सकते हो? तो 100% ऑफ मेजर सर्जिकल बेनिफिट जितना ही ले सकते हो, उससे एक्सटेंडेड होगा तो नहीं मिलेगा। पहले साल या कभी भी एक बार आया तो 100% ऑफ मेजर सर्जिकल बेनिफिट जितना, यानी यहाँ पे 6 लाख बनता है तो 6 लाख जितना, है ना? उसके बाद मैक्सिमम लाइफ टाइम कितने बार ले सकते हो? तो मैक्सिमम लाइफ टाइम में 10 टाइम्स ले सकते हैं आप, ठीक है? लाइफ टाइम में 10 टाइम्स, और साल में एक बार मेजर सर्जिकल बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है? 100% जितना, है ना? 100% जितना।
यानी ये 1000% हो गया एससीबी का, अगर 10 टाइम भी क्लाइंट ने ले लिया तो, ठीक है। 10 टाइम्स ऑफ द एमएसएबी। ओके, नाउ एडिशनल बेनिफिट क्या पेएबल रहते हैं इसमें? एप्लीकेबल एससीबी तो मिलेगा ही आपको, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट तो मिलना ही है ना। आप 10 दिन के लिए एडमिट रहे तो 10 दिन का जो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट है उसके अकॉर्डिंग पे होगा, ठीक है। प्लस एम्बुलेंस बेनिफिट 1000 तक, प्लस पीडब्ल्यूबी, यानी अगर मेजर सर्जरी आपने करवाई है तो 1 ईयर प्रीमियम विल बी वेव्ड इफ एमएसपी इज अंडर कैटेगरी 1 और 2। तो कैटेगरी 1 और 2 यानी एक प्रकार की सर्जरियां हैं जो कैटेगरी 1 और 2 में एलआईसी ने डिफाइन किए हैं। नो, मुझे बताओ कौन सा मेडिक्लेम जो है वो आपका 1 साल के लिए प्रीमियम वेव करता है? लेकिन यहाँ पे इररिस्पेक्टिव आपने ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लिया है या प्राइवेट हॉस्पिटल में लिया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर मेजर सर्जरीज जो आपकी कैटेगरी 1 और 2 में आती हैं तो यहाँ पे 1 ईयर प्रीमियम आपका वेव हो जाएगा। एमएसबी रिस्टोरेशन, so on exhaustion of annual limit of 100% of MSAB, next MSB claim in that policy year shall also be covered subject to maximum of 10 times during the cover period। पूरे जिंदगी में मैक्सिमम 10 टाइम है, 100% रिस्टोरेशन होगा, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 10 टाइम्स तक है ना ड्यूरिंग द कवर पीरियड रहेगा। सो यहाँ पे एप्लीकेबल ईएचबी, इसके साथ साथ एक्सटेंडेड हॉस्पिटल बेनिफिट का भी एलआईसी आपको प्रोविजन देता है, ठीक है। आगे आता है डीसीपीबी, यानी जिसको डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट बोलते हैं। तो 244 जितने डे केयर बेनिफिट एलआईसी ने शामिल कर रखे हैं। इसमें जो लमसम है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये डीसीपीबी हो जाएगा, माय मिस्टेक, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ये डीसी हो जाएगा, ठीक है, डीसी पीबी है ना। डीसीपीबी जो है यहाँ पे आपका 5 टाइम्स रहेगा, ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ द एप्लीकेबल डेली बेनिफिट जितना रहेगा, है ना। मैक्सिमम एनुअल बेनिफिट जो है ये 3 डे केयर, साल में 3 डे केयर प्रोसीजर्स आप करवा सकते हैं, ठीक है। और लाइफ टाइम में 30 डे केयर प्रोसीजर्स आप ले सकते हैं। लाइफ टाइम में 30 डे केयर प्रोसीजर्स ले सकते हैं। जैसे आपने कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाया, ठीक है, तो उसमें आपको दाखिल होने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो ऐसी 263 जितनी सर्जरीज हैं जो डे केयर में आती हैं, सॉरी 244 जितनी सर्जरीज हैं जो डे केयर में आती हैं, जो एलआईसी यहाँ कवर करता है, ठीक है। एडिशनल बेनिफिट क्या ले सकते हो? सो एप्लीकेबल एससीबी इफ डीसीपीबी इज हीमोडायलिसिस और रेडियोथेरापी, इस केस में आपको एससीबी भी मिलता है ना। हीमोडायलिसिस या रेडियोथेरापी है तो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट भी मिलेगा, और एप्लीकेबल ईएचबी एक्सटेंडेड हॉस्पिटल बेनिफिट भी मिल सकता है। ओएसबी के ऊपर आते हैं तो अदर सर्जिकल बेनिफिट जिसको बोलते हैं, जो आपकी मेजर सर्जरीज या डे केयर सर्जरीज में नहीं आते, वो आपके ओएसबी में आते हैं। तो ये 2.5 टाइम्स ऑफ द एडीबी रहेगा फॉर ईच डे ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। तो अगर आपने 6000 का, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था कि वो एप्लीकेबल डेली बेनिफिट 6000 हो गया है, तो 6000 का 2.5 टाइम्स यानी 15,000 इच डे ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन यहाँ पे काउंट होगा इन केस ऑफ अदर सर्जिकल बेनिफिट्स, है ना। बेसिक बेनिफिट जो पे होगा वो। मैक्सिमम एनुअल बेनिफिट फॉर इच इंश्योर्ड कितना ले सकते हैं? तो 15 डेज है इन फर्स्ट ईयर एंड 45 डेज इन पर ईयर देयर आफ्टर, है ना। पहले साल मैक्सिमम 15 दिन और दूसरे साल से आगे ये 45 डेज रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम 45 डेज अ ईयर रहेगा इंक्लूसिव ऑफ स्टे इन आईसीयू, ओके। मैक्सिमम लाइफ टाइम ये कितना ले सकते हैं ओएसबी? तो 450 डेज तक ले सकते हैं। यहाँ पे एडिशनल बेनिफिट क्या रहेंगे? तो यहाँ पे एससीबी भी पे होगा और ईएचबी भी, यानी एक्स्ट्रा हॉस्पिटल एक्सटेंडेड हॉस्पिटल बेनिफिट भी यहाँ पे रहेगा, ठीक है।
बात करते हैं एमएमबी की। एमएमबी यानी मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट जिसको बोलते हैं, जो 2.5 टाइम्स ऑफ द एडीबी रहेगा। तो वही जो हमने कैलकुलेट किया था, दैट 6,000 है तो ये 15,000 रहेगा, है ना एमएमबी। जस्ट अ मिनट। सो एमएमबी जो है 2.5 टाइम्स रहता है एडीबी का। ठीक है, मैक्सिमम एनुअल बेनिफिट आप ले सकते हैं 2 टाइम्स, साल में 2 बार ले सकते हैं एमएमबी बेनिफिट, यानी डेंगू, मलेरिया, आपका न्यूमोनिया, ठीक है, टीबी। तो वो सब केस में आपके एमएमबी मिलेगा। ठीक है, सो मैक्सिमम लाइफ टाइम में एमएमबी जो है ये 20 टाइम्स ले सकते हैं आप। ठीक है, एडिशनल बेनिफिट यहाँ पे क्या रहेगा, एप्लीकेबल एससीबी, जो भी हॉस्पिटल कैश बेनिफिट है वो भी मिलेगा, प्लस एमएमबी भी मिलेगा आपको। ठीक है, सो ये बेनिफिट है। नाउ ईएचबी, जो एक्सटेंडेड हॉस्पिटल बेनिफिट है, वो कितना मिलता है? ईएचबी जो है ये 10 टाइम्स ऑफ द एडीबी रहेगा। ठीक है, ईएचबी 10 टाइम्स ऑफ द एडीबी रहेगा, जो भी एप्लीकेबल डेली बेनिफिट है उसका 10 टाइम्स रहेगा। देन मैक्सिमम एनुअल बेनिफिट फॉर एच टाइम, एक ही बार, साल में एक बार आपको ये मिल सकता है। और लाइफ टाइम में मैक्सिमम 10 बार आप ईएचबी ले सकते हैं। ठीक है, हेल्थ चेकअप की बात करें तो हेल्थ चेकअप एक्चुअल एक्सपेंसेस जो भी होते हैं, लेकिन नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ द एडीबी वंस, है ना। एक बार आपको हॉस्पिटल हेल्थ चेकअप बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आपके एप्लीकेबल डेली बेनिफिट का 50% तक, है ना। वंस इन एवरी 3 ईयर, हर 3 साल में एक बार आपको ये अलाउ करेंगे। ठीक है, क्विक कैश बेनिफिट। तो क्विक कैश बेनिफिट क्या है? इन केस ऑफ सर्जरी ऑफ एनी इंश्योर्ड अंडर कैटेगरी 1 और 2 ऑफ मेजर सर्जरी बेनिफिट इन एनी ऑफ द लिस्टेड नेटवर्क हॉस्पिटल, जो भी एलआईसी के लिस्टेड नेटवर्क हॉस्पिटल में रहेंगे, अगर उसमें आप मेजर सर्जरी करवा रहे हैं कैटेगरी 1 और 2 में से, तो यहाँ पे दो जो प्रिंसिपल इंश्योर्ड है, ठीक है, वो 50%, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, 50% ऑफ द एलिजिबल मेजर सर्जिकल बेनिफिट अमाउंट ले सकता है, इवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइज है तब भी वो ले सकता है। ठीक है, सो इट विल बी एडवांस पेमेंट ऑफ एमएसबी। एमएसबी का जो है एडवांस पेमेंट ये रहेगा, जो अप टू 50% तक रहेगा। ठीक है, डेथ बेनिफिट की बात करें, सो ऑन डेथ ऑफ एन इंश्योर्ड पर्सन अदर देन द प्रिंसिपल इंश्योर्ड, नो दैट बेनिफिट इज पेएबल। ठीक है, पॉलिसी विल कंटिन्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इंश्योर्ड, जो दूसरे इंश्योर्ड है उसमें, उनके लिए वो कंटिन्यू रहेगी। प्रीमियम ऑफ डिसीज इंश्योर्ड विल बी सीज फ्रॉम नेक्स्ट पॉलिसी एनिवर्सरी। नेक्स्ट पॉलिसी एनिवर्सरी से जिस पर्सन की डेथ हो गई उसका प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ना डेथ ऑफ ओरिजिनल प्रिंसिपल इंश्योर्ड की बात करते हैं। So there is no lump sum death benefit, but auto health cover benefit will be applicable as under. So policy will continue with new PI. अब पहले प्रिंसिपल इंश्योर्ड की डेथ हो गया तो वाइफ या पेरेंट्स वो प्राइमरी इंश्योर्ड बन जाएंगे। ठीक है, और पॉलिसी जो है ऑटो कवर हो जाएगी। ठीक है, और जिस डेथ हो गई है जिस पर्सन की, वो उसमें से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सो अगर बच्चा है ना, प्रिंसिपल इंश्योर्ड का डेथ हो गया एंड चाइल्ड है, तो फॉर 15 ईयर और टिल पॉलिसी एनिवर्सरी ऑन विच चाइल्ड अटेन्स 25 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर, है ना, तब तक ये ऑटो कवर रहेगा बच्चा। प्रिंसिपल इंश्योर्ड का डेथ हो गया भगवान न करे, तो चाइल्ड जो है वो 15 ईयर, और टिल द पॉलिसी एनिवर्सरी ऑन विच बच्चे की उम्र 25 साल हो जाती है, दोनों में से जो पहले आएगा तब तक वो बच्चे को ऑटो कवर रिन्यूअल पे करके मिल सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई किसी प्रिंसिपल इंश्योर्ड का चाइल्ड 5 साल का है। ठीक है, तो 5 साल प्लस 15 साल यानी 20 साल की उम्र, या 25 साल की उसकी उम्र, तो यहाँ पे 25 साल बाद में होंगे,
20 साल पहले आएगा, यानी 15 साल पॉलिसी को पहले आएगा, तो तब तक बच्चा इसमें ऑटो कवर रहेगा। ठीक है। फॉर स्पाउस और पेरेंट्स, तो फॉर 15 years और टिल पॉलिसी एनिवर्सरी ऑन विच स्पाउस पेरेंट्स अटेन्स एज ऑफ 70, दोनों में से जो जाता है, जो जल्दी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15 साल पहले आएगा या 70 साल की उम्र पहले होगी, दोनों में से जो भी पहले आएगा तब तक कवर मिलता रहेगा। इफ एज ऑफ स्पाउस पेरेंट्स इज 70 years और मोर एट द टाइम ऑफ डेथ, ASC बेनिफिट विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर सच मेंबर। तो ऑटो कवर बेनिफिट जो है, अगर स्पाउस या पेरेंट्स की एज 70 ईयर या उससे अधिक है, तो वो ऑटो कवर बेनिफिट में नहीं होंगे। ठीक है, कवर्ड नहीं रहेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। ASC shall not be applicable if PI commits suicide within 12 months of date of cover of revival। पॉलिसी लिया, उसके 12 महीने के अंदर भगवान न करे सुसाइड किया है प्रिंसिपल इंश्योर्ड ने, या रिवाइवल के 12 महीने के अंदर सुसाइड किया है, तो वहां पर ये ऑटो कवर नहीं मिलेगा। ओनली प्रीमियम ऑफ बेस कवर विल बी वेव्ड, प्रीमियम ऑफ राइडर विल बी कंटिन्यू टू पेड, है ना। जो भी प्रीमियम है यहाँ पे बेसिक कवर के, वो वेव हो जाते हैं। ठीक है, प्रीमियम ऑफ राइडर कंटिन्यू पे करने होते हैं। ADB will remain same as on date of death of PI, auto step up और no claim benefit will not be added further। जहां पे प्रिंसिपल इंश्योर्ड का डेथ हो गया, उसके बाद से ऑटो स्टेप अप या नो क्लेम बोनस यहाँ पे नहीं ऐड किया जाएगा। ASC बेनिफिट विल नॉट बी पेएबल इन केस ऑफ डेथ ऑफ न्यू PI। तो प्रिंसिपल इंश्योर्ड का डेथ हुआ, भगवान न करे, उसके बाद जो नया PI है, नए प्रिंसिपल इंश्योर्ड का भी डेथ हो गया, तो उसके बाद जो ASC है वो कवर नहीं होगा। ठीक है, ऑटो कवर बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें, द कवर पीरियड इज डिफरेंट फॉर ईच ऑफ द इंश्योर्ड, नो बेनिफिट इज पेएबल एट द एंड ऑफ रिस्पेक्टिव पीरियड। तो किसी की भी पॉलिसी एंड होगी, उसके एंड में कोई भी मैच्योरिटी यहाँ पे नहीं मिलने वाली। ये एक हेल्थ प्लान है ना। तो आइए समझते हैं बेनिफिट एग्जांपल। इनिशियल डेली बेनिफिट से हम ये स्टार्ट करते हैं कि इस प्लान में मैक्सिमम बेनिफिट कितना ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि किसी पर्सन ने 5,000 रुपए का SCB खरीदा है ना। 5,000 रुपए का SCB हॉस्पिटल कैश बेनिफिट खरीदा है, तो पहले साल के लिए यू कैन सी हियर, मैं मेरा पेन ऑन करती हूँ। सो यू कैन सी हियर कि फर्स्ट ईयर जो है यहाँ पे ये 5,000 है। ओके, सेकेंड ईयर भी 5,000 रहा, थर्ड ईयर भी ये 5,000 रहा, लेकिन कोई क्लेम नहीं लिया, तो तीसरे साल के बाद नो क्लेम एंड स्टेप अप आएगा, ये 6,000 हो जाएगा। ठीक है, फिर से कोई क्लेम नहीं आया तो ADB फिर से बढ़ गया, वो 7,000 हो गया 6 ईयर के बाद। फिर से कोई क्लेम नहीं आया तो ये बढ़ के 8,000 हो गया। ठीक है, और फिर से 3 साल कोई क्लेम नहीं आया तो ये 8,500 हो गया, क्योंकि 5वें साल 5% ही ऐड होगा। और उसके बाद 16th ईयर पे ये 8,750 हो गया। क्यों? क्योंकि नो क्लेम में यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है ना। स्टेप अप में लिमिट है कि अप टू 15% ही इंक्रीज हो सकता है। तो आप देख सकते हैं, अगर पॉलिसी के पहले 16 सालों में कभी क्लेम आया ही नहीं, तो 5,000 का जो प्लान है आपका, वो बढ़कर के 8,750 हो गया। तो जब भी उसके रिगार्डिंग कोई भी क्लेम आता है, तो वो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग पे होगा। तो मान लीजिए कि चलो 10 साल में कोई क्लेम आया ही नहीं क्लाइंट का, तो 8,000 रुपए उसकी ADB एप्लीकेबल डेली बेनिफिट बढ़ के 8,000 रुपए हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हॉस्पिटल कैश बेनिफिट आप देखेंगे, पहले साल 30 डेज है। ठीक है, जो 1.5 लाख तक मैक्सिमम ले सकता है। दूसरे साल ऑनवर्ड्स ये 90 डेज है पूरे साल में, तो ये आपका 8,000 के हिसाब से गिनोगे आप, 90 डेज भी लिया तो साल का 7,20,000 का क्लेम ले सकते हैं आप।
उसके साथ साथ मेजर सर्जरी करवाइए तो वो तो अलग से देगा LIC, ठीक है। तो पूरे जीवन पर्यंत में अगर 900 डेज भी आपने क्लेम लिया, 7,500 अगर एवरेज निकाला जाए, तो भी ये अमाउंट 67,50,000 का बैठता है। ये सिर्फ हॉस्पिटल कैश बेनिफिट की मैं बात कर रही हूँ, अभी इसमें मैंने सर्जरी नहीं लिया, ठीक है। मेजर सर्जरी बेनिफिट जो 100% रहता है एप्लीकेबल डेली बेनिफिट का, तो यहाँ पे 5,000 का प्लान लिया था, तो पहले साल ये 5 लाख है, ठीक है। और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स जैसे आपका हॉस्पिटल ADB बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा। तो हम 10वें साल पे थे, तो 10वें साल अगर हमारा एप्लीकेबल डेली बेनिफिट 8,000 चल रहा है, और भगवान न करे उस साल कोई मेजर सर्जरी मुझे करवाना पड़ा, तो 8 लाख रुपए का मैं क्लेम ले सकती हूँ, ठीक है। अब मैक्सिमम जो MSB है लाइफ टाइम में, ये 1000% यानी 10 टाइम्स मिल सकता है। तो अगर 7,500 भी हम गिने एवरेज, ठीक है, तो ये 75 लाख के क्लेम मैक्सिमम हम ले सकते हैं। DCBB की बात करें, यानी डेली केयर बेनिफिट की, जो अप्रोक्स 244 डिजीज हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट्स हैं जिसका डेली केयर में आता है, तो 5 टाइम्स ऑफ दी ADB रहता है। तो फर्स्ट ईयर ये 3 बार ही ले सकते हैं, यानी मैक्सिमम 75,000 का बेनिफिट ले सकते हैं, और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स भी ये 3 ही रहेगा, ठीक है। तो अगर 10th ईयर पे है, तो ये मैक्सिमम 1,20,000 तक का डेली के आपका डे केयर बेनिफिट आप उठा सकते हैं, ठीक है। पूरे लाइफ टाइम में ये 30 टाइम्स ले सकते हैं, 30 बार ले सकते हैं, ठीक है। सो 7,500 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी ये टोटल आपका बैठेगा 11,25,000। आप टोटल अपने लाइफ टाइम में इसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अदर सर्जिकल बेनिफिट आपके आते हैं जो 2.5 टाइम्स ऑफ दी ADB रहते हैं। पहले साल में ये मैक्सिमम 15 दिन अवेलेबल है, और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स ये जो है 45 डेज मैक्सिमम ईयर में ले सकते हैं, ठीक है। सो हम 10th ईयर पे थे, 8,000 के हिसाब से हम गिने, तो ये 9 लाख का अमाउंट बैठता है पूरे साल का। और पूरे लाइफ टाइम की बात करें तो 450 OSB, 450 डेज OSB आप मैक्सिमम ले सकते हैं। तो ये जो अमाउंट अगर 7,500 के हिसाब से आप गिनेंगे, तो 84,37,500 बैठेगा। MMB की बात करें, ठीक है, जो मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट है, जो डेंगू न्यूमोनिया जैसी बीमारी में आता है, ठीक है, मलेरिया में, तो 2.5 टाइम्स ऑफ द ADB है। फर्स्ट ईयर ये 2 बार ले सकते हो, जो 25,000 बैठेगा। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स भी ईयर में 2 बार ले सकते हो। तो अगर 8,000 के हिसाब से आप गिनो, तो ये आपका 40,000 रुपीज बैठता है साल का, ठीक है। और पूरे लाइफ टाइम में ये 20 टाइम्स ले सकते हैं। तो 7,500 के हिसाब से आप गिनोगे, तो ये 3,75,000 बैठता है। इसके बाद आता है EHB, एक्सटेंडेड हॉस्पिटल बेनिफिट, यानी 30 दिन से ज्यादा समय के लिए कंटिन्यूअसली आपको भगवान न करे हॉस्पिटल में रहना पड़ा, तो क्या होगा। तो ये आपको वन टाइम पेड होता है साल में, जो अगर 8,000 के हिसाब से गिने तो 80,000 बैठेगा, ठीक है। लेकिन हम ऑन एन एवरेज 7,500 गिन के चल रहे हैं, तो लाइफ टाइम में 10 बार ले सकते हैं, यानी 7.5 लाख बेनिफिट यहाँ पे भी हम ले सकते हैं। इसके बाद आता है हेल्थ चेकअप, जो 50% ऑफ दी एप्लीकेबल डेली बेनिफिट रहता है। हर 3 साल में एक बार आप 2,500 तक, 5,000 लिया है तो 2,500 तक, और अगर आपकी 10th ईयर पे 8,000 बढ़ गया है, तो 4,000 तक आप ले सकते हैं, या जो आपका खर्चा हुआ है उतना, ठीक है, ले सकते हैं। तो 7,500 के हिसाब से भी आप इसको गिनो, तो लाइफ टाइम में 10 बार आप ले सकते हैं, ठीक है। तो 75,000 ये टोटल हुआ। अब ये 10 बार भी कैसे गिनोगे, हर 3 साल पे एक ही बार मिलेगा आपको, है ना। तो उसके हिसाब से काउंट करना है। तो टोटल एप्लीकेबल बेनिफिट अगर आप देखें, फर्स्ट ईयर अगर आप पॉलिसी 5,000 रुपए हॉस्पिटल कैश बेनिफिट के साथ खरीद रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर के भी अगर आप सिर्फ आप क्लेम खरीद देखोगे ना, तो मैक्सिमम 9,90,000 तक मिल जाएंगे, ठीक है। और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स ये बढ़ता ही जाएगा। तो टोटल आप देखें, इफ यू सी टोटल, सो टोटल मैक्सिमम एलिजिबिलिटी जो है, ये 2,50,12,500 है। सो इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इन ICU, जो अमाउंट भी है HCB की, वो डबल हो जाती है,
इट इज द ट्वाइस, यानी अगर ये 10वें साल एप्लीकेबल डेली बेनिफिट 8,000 है, तो भगवान न करे अगर क्लाइंट आईसीयू में है तो ये 8,000 की जगह 16,000 पे होगा। कितना पे होगा? 60,000, 16,000 डेली पे होगा ना, इन केस ऑफ आईसीयू। सो ये आपका आरोग्य रक्षक प्लान है जिसमें इतने बेनिफिट्स आपको पे होते हैं। मुझे नहीं लगता किसी भी मेडिक्लेम के साथ साथ आप इतना क्लेम भी ले सकते हैं, मुझे नहीं लगता। ठीक है, सो बेस्ट प्लान है जो आपको लेना चाहिए, बेस्ट प्लान है। अगर आपके पास मेडिक्लेम है तो भी ये प्लान आपको लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। ओके, सो फीचर्स एंड कंडीशन इस प्लान के देखते हैं कि कौन इसे खरीद सकता है। ओके, सो मिनिमम एज एट एंट्री, यहाँ पे अगर प्रिंसिपल इंश्योर्ड है, स्पाउस है, पेरेंट्स है तो 18 साल की है, और चाइल्ड है तो 91st डे से, यानी 90 दिन के बाद 91 दिन से ये कवर्ड होगा। मैक्सिमम एज एट एंट्री प्रिंसिपल इंश्योर्ड के लिए एंड स्पाउस पेरेंट्स के लिए ये 65 ईयर है। चाइल्ड के लिए ये 20 ईयर्स है। 20 ईयर के चाइल्ड से ऊपर होगा तो आप इसको ऐड नहीं कर पाओगे। कवर सीजिंग एज जो है प्रिंसिपल इंश्योर्ड, स्पाउस एंड पेरेंट्स में ये 80 ईयर्स है, और बच्चे के लिए ये 25 ईयर्स है, यानी 26 ईयर्स से चाइल्ड को दूसरी पॉलिसी लेनी होगी। वो कंटिन्यू रख सकता है लेकिन उसकी पॉलिसी अलग बनेगी। इनिशियल डेली बेनिफिट आईडीबी फॉर एससीबी अगर आप देखेंगे तो मिनिमम 2,500 से प्रिंसिपल इंश्योर्ड, स्पाउस, चिल्ड्रन मिनिमम 2,500 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मैक्सिमम 10,000 पर लाइफ रहेगा, इक्वल टू, यहाँ पे स्पाउस के लिए इक्वल टू और लेस देन पीआई रहेगा, और चिल्ड्रन में भी ये इक्वल टू और लेस देन स्पाउस और पीआई रहेगा। ठीक है, आईडीबी शुड बी इन मल्टीपल्स ऑफ 500, यानी 2,500 का 3,000, 3 से 3,500, 3,500 से 4,000, आप ऐसे इंक्रीज कर सकते हो मल्टीपल ऑफ 500 में। बोथ पेरेंट्स और ऑल चिल्ड्रन मस्ट बी शुड बी कवर्ड फॉर इक्वल अमाउंट, लगभग लगभग इक्वल अमाउंट के लिए कवर्ड होने चाहिए। टोटल आईडीबी under all policy for an individual under this plan should not be exceed 10,000, 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अवेलेबल राइडर्स कौन कौन से हैं इस प्लान में? तो अलाउड टू ओरिजिनल पीआई और स्पाउस को, बच्चों को राइडर नहीं दे सकते। टर्म अश्योरेंस राइडर अवेलेबल है, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर तभी ही मिलेगा जब आपने टर्म राइडर परचेज किया हो। मोड ऑफ प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पे ईयरली या हाफ ईयरली ही आप पे कर सकते हैं। ठीक है, लोडिंग एंड रिबेट की बात करें तो यहाँ पे मोड लोडिंग लगती है, यानी हाफ ईयरली प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 1.5% लोडिंग लगेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ईयरली प्रीमियम पे करता हूँ तो मुझे एलआईसी ऑफ इंडिया 1.5% का डिस्काउंट देती है। हाई एससीबी रिबेट, हायर हॉस्पिटल कैश बेनिफिट पे यहाँ पे एलआईसी ऑफ इंडिया रिबेट देती है। अगर 4,000 से 4,500 के बीच में है तो यहाँ पे प्रिंसिपल इंश्योर्ड के लिए 400 रुपए डिस्काउंट है, और अदर मेंबर्स के लिए 200 है। वैसे ही 5,000 से 5,500 के लिए प्रिंसिपल इंश्योर्ड के लिए 700 डिस्काउंट है, और अदर मेंबर्स के लिए प्रीमियम में 350 रुपीज डिस्काउंट रहेगा। 6,000 से 6,500 के लिए 1,000 रुपीज है, यानी अदर मेंबर्स के लिए प्रिंसिपल इंश्योर्ड का 50% डिस्काउंट यहाँ पे एलआईसी ऑफ इंडिया दे रही है। 7,000 से 7,500 1,400 डिस्काउंट है, 8,000 से 8,500 1,800 डिस्काउंट है, 9,000 से 9,500 2,300 डिस्काउंट है, और 10,000 के लिए ये 2,800 रुपीज डिस्काउंट है, जो अदर मेंबर्स के लिए 1,400 रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हायर एससीबी पे भी डिस्काउंट रहेगा। ग्रेस पीरियड जो है इस प्लान का, तो जैसा हर मेडिक्लेम पॉलिसी में रहता है 30 डेज का रहेगा। पेड अप सरेंडर पॉलिसी लोन अवेलेबल नहीं रहेगी क्योंकि ये मेडिक्लेम प्लान है। बैक डेटिंग भी आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये मेडिक्लेम प्लान है। रिवाइवल विद इन 5 ईयर ऑफ अनपेड प्रीमियम से आप फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से कर पाओगे। असाइनमेंट अलाउड नहीं है। प्रपोजल फॉर्म इसका स्पेशली एचपीएफ हेल्थ प्लान फॉर्म आता है जो 2 भरना होगा। टैक्स बेनिफिट तो ऑन प्रीमियम अंडर सेक्शन 80D आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, और
ऑल बेनिफिट्स जो हैं आपको अंडर सेक्शन 1010D टैक्स फ्री रहेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक इस प्लान के बारे में। आगे देखते हैं अंडरराइटिंग, है ना? तो अंडरराइटिंग भी इस प्लान की बहुत अच्छे से मैं समझाने वाली हूँ, सो लास्ट तक। सो अंडरराइटिंग एस्पेक्ट्स इस प्लान के क्या हैं वो हम देखते हैं, कौन ये प्लान ले सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे एक्चुअल सम एश्योर्ड जो है वो दूसरे प्लान्स के साथ मिक्स नहीं किया जाता। सो दिस इज स्टैंड अलोन प्लान। स्टैंड अलोन प्लान यानी ये अपनी ही एक अलग कैटेगरी रखता है जिसमें इसे शामिल किया गया है। दूसरे लाइफ एश्योर्ड प्लान्स के साथ इसको मिक्स नहीं किया जाता। सो एसयूसी फॉर नॉन मेडिकल एंड मेडिकल एंड स्पेशल रिपोर्ट्स जो है वो रहेगा लास्ट 2 ईयर, जो मैक्सिमम सर्जिकल बेनिफिट सम एश्योर्ड जो लास्ट 2 ईयर का रहेगा, उसके अकॉर्डिंग एसयूसी आप काउंट कर पाओगे। तो जैसे 45 साल तक की एज है तो नॉन मेडिकल जनरल में ये 5 लाख तक अलाउड है, एंड नॉन मेडिकल स्पेशल, नॉन मेडिकल जनरल प्रिफर्ड, सॉरी, नॉन मेडिकल स्पेशल में और नॉन मेडिकल प्रिफर्ड में, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड है वहां पे। नॉन मेडिकल जनरल में सेल्फ एम्प्लॉयड है अगर, तो 6 lakhs तक अलाउड है, ठीक है। 46 to 60 ईयर्स की एज के लिए ये 2.5 लाख है, और नॉन मेडिकल स्पेशल प्रिफर्ड में ये 4 lakhs तक आपको अलाउ करेगा, ठीक है। जो मैक्सिमम सर्जिकल बेनिफिट है, तो 4 lakhs यानी हुआ आपका 4000 SCB से प्लान स्टार्ट होगा, ठीक है। फॉर नॉन मेडिकल जनरल सेल्फ एम्प्लॉयड लेटेस्ट ITR इज रिक्वायर्ड फॉर इनकम अबाउट 10 लाख। 10 लाख से ज्यादा की इनकम है तो वहां पे लेटेस्ट ITR चाहिएगा, ठीक है। नाउ MER, सो MER यानी मेडिकल एग्जामिनर रिपोर्ट जो है एंड स्पेशल रिपोर्ट जो है, ये MSP यानी मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, पहले जिसको हम TPA बोलते थे अभी उसे MSP मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर के नाम से जाना जाता है। तो सारी रिपोर्ट्स जो है वहीं पे होनी चाहिए अगर रिक्वायरमेंट आती है। एज प्रूफ, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड एज प्रूफ ही चलेगा, नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ को आप ये प्लान नहीं दे पाएंगे। फीमेल कैटेगरीज यहाँ पे सारी ही अलाउड है। प्रेग्नेंट कैटेगरी है यानी प्रेग्नेंट लेडीज है तो A1 कैटेगरी में अप टू 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ही लिया जाएगा, जिसमें आपको लेटेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स देनी होंगी LIC ऑफ इंडिया को, ठीक है। प्री नेटल एंड नेटल एक्सपेंसेस आर नॉट कवर्ड, है ना। अगर बच्चा पैदा होता है तो वो ऑटो कवर नहीं होता, आपको बाद में पॉलिसी एनिवर्सरी पे ऐड करवाना होगा, ठीक है। सो थर्ड जेंडर को ये प्लान अलाउड नहीं है। बात करते हैं फाइनेंशियल अंडरराइटिंग की। तो फाइनेंशियल अंडरराइटिंग में मैक्सिमम कवर जो है वो 5 times ऑफ द इनकम डिक्लेयर्ड रहेगा। जो भी आपने प्रपोजल फॉर्म में इनकम डिक्लेयर की है उसका 5 times रहेगा। मैक्सिमम सर्जिकल मेजर सर्जिकल बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल इंश्योर्ड जो है यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, यानी प्रिंसिपल इंश्योर्ड का इनकम क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि मैक्सिमम कितना इंश्योरेंस आप इस प्लान में ले सकते हैं। प्रूफ ऑफ इनकम नीड नॉट बी इंसिस्टेड अपॉन, है ना। उसके बाद दूसरे लोगों का इनकम प्रूफ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके प्रिंसिपल इंश्योर्ड पे ही ये पूरा प्लान डिपेंड करेगा। मैक्सिमम यहाँ पे कितना दे सकते हैं कवर, मेल लाइव्स को 5 times ऑफ द इनकम दे सकते हैं डिक्लेयर्ड इन द प्रपोजल फॉर्म, ओके। देन मैक्सिमम कवर यहाँ पे फीमेल लाइव्स के लिए कितना रहेगा, तो मैक्सिमम कवर अलाउड एज पर प्रिंसिपल इंश्योर्ड रहेगा। कैटेगरी A1 है तो मैक्सिमम 5 times ऑफ द इनकम जो प्रपोजल फॉर्म में लिखी है। A2 कैटेगरी है तो उसमें भी 5 times रहेगा। कैटेगरी A3 है तो उसमें मैक्सिमम मेजर सर्जिकल बेनिफिट 2.5 लाख, ठीक है, विदाउट एनी इनकम प्रूफ आप दे सकते हैं। हाउसवाइफ्स के केस में मैक्सिमम सर्जिकल बेनिफिट 5 लाख तक मिल सकता है, और इक्विवेलेंट टू हेल्थ इंश्योरेंस कवर ऑन लाइफ ऑफ हस्बैंड अंडर एनी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इंक्लूडिंग क्रिटिकल इलनेस राइडर रहेगा। अगर इन केस ऑफ नो मैचिंग इंश्योरेंस तो यहाँ पे भी आप मैक्सिमम 2.5 लाख तक का मेजर सर्जिकल बेनिफिट तक दे सकते हैं, ठीक है, यानी 2500 हॉस्पिटल कैश बेनिफिट से प्लान स्टार्ट करवा सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कवर यहाँ पे स्टूडेंट के लिए 5 लाख रुपीज है, ठीक है। मैक्सिमम MSBSE यानी मेजर सर्जिकल बेनिफिट सम एश्योर्ड मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक रहेगा, सब्जेक्ट टू इक्विवेलेंट ऑन हेल्थ इंश्योरेंस कवर ऑफ
पेरेंट्स पे ये डिपेंड करता है। इन केस मैचिंग इंश्योरेंस नहीं है पेरेंट्स का, तो ये 2.5 लाख तक, 2.5 लाख तक रहेगा, यानी 2500 हॉस्पिटल कैश बेनिफिट से आप इसको स्टार्ट करवा सकते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम कवर यहाँ पे रिटायर्ड पर्सन के लिए क्या रहेगा वो देखते हैं हम अब। तो विद पर्सन मैक्सिमम 5 लाख रुपीज तक रहेगा ये मेजर सर्जिकल बेनिफिट। विदाउट इनकम, यानी विद इनकम पर्सन है, यानी विद पेंशन लिखा हुआ है ये यहाँ पे। सो विद पेंशन है तो यहाँ पे मैक्सिमम 5 लाख तक एमएसबी दे सकते हैं, यानी 5,000 हॉस्पिटल कैश बेनिफिट से स्टार्ट होगा। और विदाउट इनकम है तो मैक्सिमम 2.5 लाख रहेगा। ठीक है। सब स्टैंडर्ड लाइफ में तो मेजर लाइफ अप टू ईएमआर +100 रहेगा, बियॉन्ड दैट विल बी रिग्रेटेड। तो सिर्फ +100 ईएमआर रेट तक। तो मैंने आपको पहले सिखाया है कि दो प्रकार की मेथड्स होती हैं यहाँ पे अंडरराइटिंग की, जजमेंटल मेथड एंड न्यूमेरिकल मेथड। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल मेथड में हर नेगेटिव पॉइंट्स के लिए पॉजिटिव पॉइंट दिया जाता है। तो वो पॉजिटिव पॉइंट अगर 100 से बियॉन्ड है तो वहां पे ये प्लान डिक्लाइन हो जाएगा, रिग्रेट हो जाएगा। ठीक है। मेजर स्टूडेंट्स में अप टू +75 पॉइंट्स तक रहेगा। ऑन अकाउंट ऑफ बिल्ड, यानी हाइट वेट इश्यूज हैं तो उसमें +75 ईएमआर तक अलाउ करेंगे, उसके बाद रिग्रेट हो जाएगा। माइनर लीव में भी अप टू ईएमआर 75 रहेगा, अकाउंट ऑफ ओवर वेट ओनली। और कोई प्रॉब्लम होगी तो रिग्रेट हो जाएगा। फिजिकली चैलेंज पर्सन है तो यहाँ पे ग्रुप 1, 2 एंड 4 ओनली अलाउड, दूसरे ग्रुप्स अलाउड नहीं रहेंगे। और डिसेबिलिटी जो है वो किसी डिसीज से नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट पोलियो। ठीक है। ऑल केसेस जो है वो सेंट्रल ऑफिस रिफर किए जाएंगे। डिफॉर्मिटी क्वेश्चनर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन के साथ भर के देना पड़ेगा, जैसे सीएनएस प्रॉब्लम है या ऑप्थेल्मिक प्रॉब्लम है आंखों की, या डीफ है या डम है। सो जो भी है आपको यहाँ पे फॉर्म्स में क्लियरली भर के देना पड़ेगा। ठीक है। एक्सक्लूजन क्या होंगे, तो मैक्सिमम 2 एक्सक्लूजन अलाउड, बियॉन्ड दैट इट विल बी रिग्रेटेड। एक्सक्लूजन यानी अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसका क्लेम हम नहीं देंगे, उसके अलावा कुछ हुआ तो उसका क्लेम मिलेगा, उसको हम एक्सक्लूजन बोलेंगे। तो मैक्सिमम 2 एक्सक्लूजन ऐसे एलआईसी कंसीडर कर सकती है। अगर तीसरा कोई एक्सक्लूजन आया तो वहां पे केस रिग्रेट हो जाता है, नहीं चलाएंगे। ठीक है। बिजनेस इंश्योरेंस की बात करें तो कीमैन पार्टनरशिप में नहीं मिलेगा, लेकिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में आप ये प्लान दे सकते हैं। ऑक्यूपेशन की बात करें तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन रेटिंग्स आर गिवन ऑन नेक्स्ट पेज दिया हुआ है। स्पेसिफिक एक्सक्लूजन क्लोज विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ फॉलोइंग हैजार्डस ऑक्यूपेशन। तो उसके लिए कंसर्न फॉर एक्सक्लूजन लेना पड़ेगा, जैसे सर्विस इन मिलिट्री है, पैरामिलिट्री है, नवल है, एयरफोर्स है, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, और पार्टिसिपेट्स इन ऑपरेशंस रिक्वायरिंग रेस्क्यू टीम। ठीक है। यूज ऑफ आर्म्स, तो वहां पे एक्सक्लूजन रहेंगे। ठीक है। या आपको स्पेसिफिकली कंसेंट चाहिएगा। ऑक्यूपेशन इन्वॉल्विंग एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिव एक्सप्लोजिव, न्यूक्लियर फ्यूल मटेरियल्स, और प्रॉपर्टी कंटामिनेटेड बाय न्यूक्लियर फ्यूल मटेरियल है तो वहां पे स्पेसिफिक कंसेंट चाहिएगा आपका। इन्वॉल्व और पार्टिसिपेटिंग इन दी फ्लाइंग एक्टिविटीज अदर देन एज अ पैसेंजर, professional competitive sports, or any hazardous parachutes but not limited to diving, riding and kind of race, underwater activities involving use of breathing apparatus or not, martial arts है, hunting है, mountaineering है, parachuting है, बंजी जंप है, देन रेसिंग, स्कूबा डाइविंग, एरियल स्पोर्ट्स। तो इनमें से कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो तो स्पेसिफिक कंसेंट आपको चाहिएंगे। ये ऑक्यूपेशन का है पूरा चार्ट। एग्रीकल्चर है जिसमें डिस्क्रिप्शन क्रॉप डस्टर है तो डिक्लाइन कर दिया जाएगा। एनिमल वर्कर है, स्नेक कैचर आएगा तो डिक्लाइन कर दिया जाएगा। आर्म सर्विस है, कॉम्बेटिव ड्यूटीज है तो एक्सक्लूजन्स रहेंगे। एस्बेस्टोस इंडस्ट्री है तो डिक्लाइन कर दिया जाएगा। कंस्ट्रक्शन है तो उसमें +50 के क्लास 2 तक अलाउड करेंगे, अदरवाइज डिक्लाइन कर दिया जाएगा। तो ये वेरियस आपके ऑक्यूपेशन है जिसको आपको कंसीडर करना है। तो जब भी आप प्रपोजल फॉर्म हेल्थ प्लान के लिए भरते हैं तो ये आपका आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि आपका जो वर्क प्रोफाइल है क्लाइंट का वो रिस्की तो नहीं है। अगर है तो वहां पे कुछ एक्सक्लूजन या डिक्लाइन हो सकता है।
वो हर मेडिक्लेम कंपनी करती है, ठीक है। जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव वालों को ही सारी सहूलियत दी जाती है। ओके, सो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के बारे में। सो इट मीन्स एनी कंडीशन, एलिमेंट, इंजुरी और डिसीज दैट इज डायग्नोज्ड बाय फिजिशियन और फॉर विच ट्रीटमेंट वाज रिकमेंडेड बाय और रिसीव्ड फ्रॉम अ फिजिशियन विद इन 48 मंथ्स। 4 साल के दौरान आपको कोई भी ट्रीटमेंट लेना पड़ा हो, ठीक है, तो उसको प्री एग्जिस्टिंग, जैसे बीपी है, डायबिटीज है, नी रिप्लेसमेंट्स, ये सब है, तो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज आपको बोलेंगे। देन नो बेनिफिट शैल बी अवेलेबल अनलेस डिस्क्लोज टू एंड एक्सेप्टेड बाय कॉर्पोरेशन। जब तक कॉर्पोरेशन एक्सेप्ट नहीं कर लेता तब तक कोई भी बेनिफिट उस डिसीज के लिए आपको पे नहीं होंगे। सो कंसेंट फॉर एक्सक्लूजन फ्रॉम पीआई और मेंबर इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस। एनआरआई के बारे में हम बात करें यहाँ पे, तो अलाउड अंडर कंट्रीज गिवन ऑन नेक्स्ट पेज। टर्म राइडर ऑल्सो अलाउड, जो मैक्सिमम 25 lakhs तक रहता है, लेकिन इस प्लान में तो 10 लाख तक ही ले पाओगे, मैक्सिमम 10,000 अवेलेबल है। मेल ऑर्डर बिजनेस नहीं अलाउड है। बेनिफिट्स पेएबल इफ ट्रीटमेंट और हॉस्पिटलाइजेशन इज डन इन इंडिया ओनली। सो एनआरआईज को भी आप ये प्लान दे सकते हो, लेकिन उनका ट्रीटमेंट इंडिया में होगा तो ही वो बेनिफिट्स ले पाएंगे, और कंसेंट एनआरआई का भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो ये सारी कंट्रीज हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इन्हें आप ये प्लान दे सकते हो, जैसे एंडोरा है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बर्लिन, बेल्जियम, बरमूडा, भूटान, ब्राजील, बल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, साइप्रस, सेज रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, देन मकाऊ, मलेशिया, मालदीव्स, माल्टा, मॉरिशियस, मेक्सिको, मोनाको, नेदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, ओमान, पोलैंड, पोर्चुगल, कतार, रोमानिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हांगकांग, हंगरी, आयरलैंड, आइसलैंड, इजराइल, इटाली, जापान, कुवैत, लातविया, लिechtenstein, then Lithuania, Fiji, Singapore, Saudi Arabia, South Korea, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Slovakia, Slovenia, Thailand, Taiwan, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Vatican and San Marino। सो इतनी सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे आप ये सेल कर सकते हो, लेकिन ट्रीटमेंट इंडिया में लिए लेंगे तभी ये पे होगा, आउट ऑफ इंडिया नहीं आप दे सकते। कोविड-19 एनेक्सर एज एप्लीकेबल रहेगा, फिलहाल तो हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी जो भी उस समय की एप्लीकेबिलिटी रहेगी उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मेडिकल रिपोर्ट चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया है कि अप टू 3 lakhs सम एसयूसी आपने इसमें लिया है, तो 35 की एज तक सिर्फ एमईआर यानी हाइट वेट ही रहेगा। 36 टू 45 यहाँ पे एमईआर रहेगा। 46 टू 50 में फास्टिंग ब्लड शुगर का आपका रिपोर्ट आएगा। 51 टू 60 में एमईआर, एफबीएस, आरयू है, ईसीजी, क्रिएटिनिन, ठीक है। 61 अबव है तो वहां पे आपका एमईआर, एफबीएस, आरयू है, ईसीजी, एस क्रिएटिनिन कंपलसरी रहेगा। 3.5 लाख से 6 लाख का एसयूसी आप लेते हैं तो अप टू 35 ईयर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हाइट वेट से ही ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन 36 ऑनवर्ड्स इसमें रिपोर्ट्स आएंगी, ठीक है। 6.5 लाख से 10 लाख की बात करें तो अप टू 35 ईयर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 36 ऑनवर्ड्स इसमें भी आपको रिपोर्ट्स आएंगी, यानी 3 लाख तक कोई भी दिक्कत नहीं है 45 की एज तक। ओके, और 35 की एज तक 10 lakhs तक कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ हाइट वेट आना है। नो स्पेशल रिपोर्ट्स आर देयर फॉर दिस प्लान इफ कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है पार्टी को पहले से, तो ठीक है। अब बात करते हैं हम वेटिंग पीरियड की। तो हर मेडिक्लेम में वेटिंग पीरियड तो होता है, आप जनरल इंश्योरेंस की जितनी भी कंपनियां ले लो, सब में वेटिंग पीरियड होता है। बाय फर्स्ट डे ही आपका एक्सीडेंट कवर होता है। So 90 days from the effective date of cover in respect of each insured except in case of hospitalization due to accident। तो आपका एक्सीडेंट जो है वो फर्स्ट डे से कवर होगा, बाकी सब आपका 90 डेज के बाद से कवर होगा। 45 days from date of revival in case of revival within 90 days from date of फर्स्ट अनपेड प्रीमियम। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है इस प्लान में कि अगर पॉलिसी आपकी लैप्स हो गई है
और 90 दिन के अंदर आप रिवाइज करवा रहे हो तो वेटिंग पीरियड 45 डेज का फिर से लगेगा। ठीक है। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज फिर से 90 डेज का वेटिंग पीरियड लग जाएगा। सो या तो लैप्स होने ना दे, और अगर हो भी गई है तो 90 डेज के अंदर प्रीमियम पे कर दे, तो सिर्फ 45 डेज का वेटिंग पीरियड लगेगा। सो 90 डेज इफ रिवाइव्ड आफ्टर 90 डेज, जैसा कि मैंने आपको बताया। स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ 25 एलिमेंट्स, स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड लगेगा। सो 2 ईयर फ्रॉम इफेक्टिव डेट ऑफ कवर इन रिस्पेक्ट ऑफ इच इंश्योर्ड रहेगा जिसने वो ट्रीटमेंट लिया है फॉर रिवाइवल विद इन 90 डेज ऑफ एफयूपी। वेटिंग पीरियड ऑफ 2 ईयर विल बी फ्रॉम इफेक्टिव डेट ऑफ कवर, जहां से कवर स्टार्ट हुआ वहां से रहेगा। ठीक है। इफ रिसीव्ड आफ्टर 90 डेज देन वेटिंग पीरियड ऑफ 2 ईयर विल बी फ्रॉम डेट ऑफ रिवाइवल, रिवाइवल से लिया जाएगा। ठीक है। तो कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें 2 साल का वेटिंग पीरियड रहता है, जिसको इफेक्टिव डेट ऑफ कवर बोलेंगे। ठीक है। सो अगर रिवाइवल आया तो 90 डेज के अंदर किया तो फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से रहेगा। ठीक है। और अगर 90 डेज बियॉन्ड हो गया तो 2 ईयर्स फिर से आपके लग जाएंगे रिवाइवल की डेट से। ठीक है। सो पॉलिसी लैप्स होने ही ना दे, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ये सब याद रखने से। तो ठीक है। सो आगे बात करते हैं। यहाँ पे लिस्ट ऑफ, मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट की रखी है अंडर वेटिंग पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। ओके। तो यहाँ पे वेटिंग पीरियड ऑफ 2 ईयर लगता है आपका एडिनोइड और टाउंसिलर डिसऑर्डर्स है, एनल फिस्टुआ और एनल फिशर्स है, बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड है, बिनाइन यूटेरिन डिसऑर्डर लाइक फाइब्रोइड्स, यूटेरिन प्रोलेप्स, डिसफंक्शनल यूटेरिन ब्लीडिंग एटसेट्रा, कैटरेक्ट है, गॉल स्टोन्स है, स्लिप डिस्क है, पाइल्स है। ठीक है। बिनाइन थायराइड डिसऑर्डर है, हर्निया है, देन आपका हाइड्रोसिल है, डिजनरेटिव जॉइंट कंडीशन है, साइनस डिसऑर्डर है, किडनी और यूरिनरी ट्रैक स्टोन्स है, वेरिकोज वेन्स है, कार्पल टनल सिंड्रोम है, बिनाइन ब्रेस्ट डिसऑर्डर है, इजी फाइब्रोसिस्टिक है, बिनाइन ओवेरियन डिसऑर्डर है, गैस्ट्रिक ड्यूडेनल अल्सर है, रेटिनल डिसऑर्डर है, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी caused by an accident, osteoporosis, osteoarthritis, chronic renal failure है, stage renal failure है, then internal congenital disease और defects और anomalies है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है इन सब के लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड लगेगा। ठीक है। आगे एक्सक्लूजन की बात करते तो नो बेनिफिट आर अवेलेबल here under and no payment will be made by the corporation for any claim under the policy on account of hospitalization or surgery directly or indirectly caused by based on arising out of howsoever attribute to any of the following। तो ये any of the following क्या है? any pre-existing condition unless disclosed to and accepted by the corporation। आपने कॉरपोरेशन को बताया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो उसका क्लेम मिलेगा, लेकिन आपने नहीं बताया और पहले से ही था तो वो नहीं मिलेगा। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज कंडीशन मीन्स एनी कंडीशन एलिमेंट इंजुरी और डिसीज दैट इज डायग्नोज बाय अ फिजिशियन विद इन 48 मंथ्स, 4 साल के अंदर आपको ये डिटेक्ट हुआ। ठीक है। for which medical advice or treatment was recommended by or received from a physician within 48 months prior to the effective date of cover, जहां से आपका रिस्क कवर स्टार्ट हुआ उसके 4 साल पहले का जो टाइम था उस दौरान डॉक्टर ने आपको बोला हो। ठीक है। तो उसका आपको क्लेम या बेनिफिट नहीं मिलेगा। एनी ट्रीटमेंट और सर्जरी नॉट परफॉर्म बाय अ फिजिशियन सर्जन और एनी ट्रीटमेंट ऑफ सर्जरी ऑफ अ प्योरली एक्सपेरिमेंटल नेचर, तो वो तो कोई भी नहीं देगा, सीधी सी बात है, एक्सपेरिमेंट के थोड़ी कोई पैसे देता है। ठीक है। सो एनी एक्सपेरिमेंटल और अनप्रूवन फार्माकोलॉजिकल रिजम्स, क्योंकि कई बार क्या करते हैं लोग वॉलंटियर होकर के अपने ऊपर ड्रग ट्रीटमेंट लेने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए बॉडी अवेल करवा देते हैं, तो वहां पे भी आपको कुछ नहीं पे होगा। एडमिशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इन अ हॉस्पिटल आउटसाइड ऑफ इंडिया, वो आपको नहीं मिलेगा।
any surgery, surgical procedure carried out purely for the purpose of diagnosis, screening and investigation. एग्जाम्पल है जैसे लोअर अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंडोस्कोपी और ट्रू कट नीडल बायोप्सी अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। जरूरत नहीं थी फिर भी आपने करवाया तो उसका पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। एडमिशन इनटू अ हॉस्पिटल फॉर एनी कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, एस्थेटिक और रिलेटेड ट्रीटमेंट ऑफ एनी टाइप, also including any complication attribution to such treatments irrespective of the reasons behind such treatment। ठीक है, जिसका कोई रिलेशन नहीं है, जरूरत नहीं थी। और कॉस्मेटिक सर्जरी लगभग किसी भी मेडिक्लेम में आपको नहीं मिलती है अनलेस एंड अल्टिल वो एक्सीडेंट के कारण हुआ हो और करना जरूरी हो। ठीक है, एक्सीडेंट हुआ उसके 6 मंथ्स के अंदर आपने परफॉर्म करवाया, वो जरूरी था तो उसका क्लेम मिलेगा, लेकिन नीड नहीं थी फिर भी आपने करवाया तो नहीं मिलेगा। हॉस्पिटलाइजेशन और सर्जरी फॉर डोनेशन ऑफ ऑर्गन डोनर का आप क्लेम नहीं ले सकते। एनी डेंटल एग्जामिनेशन, सर्जरी और ट्रीटमेंट एक्सेप्ट एज नेसेसिटेटेड ड्यू टू एनी एक्सीडेंट, तो वहां पे नहीं मिलेगा। एक्सीडेंट से होगा तो मिलेगा। देन कन्वल्सेंस, जनरल debility, rest cure, external congenital diseases or defect or anomaly, sterilization और infertility, यानी आप ये भी समझ जाओ कि बच्चे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आप करवाते हो, स्पा है, रेस्ट क्योर्स है, लॉन्ग टर्म केयर है, हॉस्पिटलाइजेशन अंडरटेकन एज अ प्रिवेंटिव और रिक्यूपरेटिव मेजर और फॉर सोल पर्पज ऑफ फिजियोथेरापी आपको पेड नहीं होंगे। ठीक है, any claim arising out of any condition directly or indirectly due to attempted suicide, सुसाइड के कारण आप गिर गए, चोट लगी और सर्जरी करवानी पड़ी, तो वो नहीं मिलेगा। ठीक है, लाइफ इंश्योर्ड बीइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स, अल्कोहल, नार्कोटिक्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और उसे पाया गया ये सब चीजें लेते हुए तो भी आपको नहीं मिलेगा। रिमूवल और करेक्शन और रिप्लेसमेंट ऑफ एनी मटेरियल, प्रोस्थेटिक, मेडिकल डिवाइसेस दैट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द फॉर्मर सर्जरी बिफोर इफेक्टिव डेट ऑफ कवर और डेट ऑफ रिवाइवल। ठीक है, आपने प्लान लिया फिर करना पड़ा चेंज, तो ठीक है वो कवर होगा, जरूरी था तो। लेकिन आपने पहले एक्सीडेंट हुआ था और प्लेट डलवाई थी और बोलो अब मुझे प्लेट निकलवानी है, तो नहीं मिलेगा सर। आपने प्लान लिया उसके बाद प्लेट डलवाई होती और फिर निकलवानी पड़ती तो आपको मिल जाता। ठीक है, सो एनी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट अराइजिंग फ्रॉम और ट्रेसेबल टू प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के कारण जो भी ट्रीटमेंट है वो उसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला। एनी ट्रीटमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अराइजिंग फ्रॉम कॉन्सिक्वेंट टू वॉर, ठीक है, जंग के कारण हुआ, इन्वेजन, एक्ट ऑफ फॉरेन एनिमी, सिविल वॉर, रायट्स, तो ये कोई भी मेडिक्लेम कंपनी लगभग नहीं देती। एनी क्लेम ओकरिंग एज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिजल्ट ऑफ सर्विस इन द मिलिट्री, पैरा मिलिट्री, तो उसके लिए आपको कंसेंट पहले से ही देना होता है, मैंने ये आपको बताया। ठीक है, ये फोर्स में है तो नहीं मिलेगा। एनी नेचुरल पेरिल, ठीक है, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू अवेलेंस, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन और एनी काइंड ऑफ नेचुरल हैजर्ड। ठीक है, तो नेचुरल पेरिल में नहीं मिलेगा, लेकिन ये अर्थक्वेक के केस में है, वॉल्केनिक इरप्शंस है, ठीक है, तो वहां पे मिल सकता है। Any claim in respect of treatment due to condition arising out of life insured engaging in or taking part in professional sports or competitive sports or any hazardous pursuit including race, ठीक है, अंडर वाटर एक्टिविटीज, मार्शल आर्ट्स, तो ये सब रिस्की काम में आप करोगे और क्लेम आया तो नहीं मिलेगा। एनी ट्रीटमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली अराइजिंग फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ लाइफ इंश्योर्स टू रेडियो एक्टिव, तो ये भी हम आगे पढ़ चुके हैं ऑक्यूपेशन वाले पार्ट में कि रिस्की ऑक्यूपेशन है तो वहां डिक्लाइन भी हो सकता है। ठीक है, एनी ट्रीटमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली अराइजिंग फ्रॉम और कंसिक्वेंट टू पार्टिसिपेटेड बाय द लाइफ इंश्योर्ड इन क्रिमिनल और अनलॉफुल एक्टिविटी, तो वहां पे भी आपको नहीं मिलेगा। एनी कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम फेल्योर टू सीक और फॉलो रीजनेबल मेडिकल एडवाइस, ठीक है, जिसको किसको बोलेंगे, टेस्ट और ट्रीटमेंट्स और रिकमेंडेशन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर दैट अ प्रूडेंट पर्सन वुड नॉर्मली अंडरगो। देन एनी क्लेम अराइजिंग एज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ participation by the life insured in any flying activity other than as a bona fide passenger,
So in a licensed aircraft, provided that the life insured does not at the time have any duty ऑन बोर्ड सच एयरक्राफ्ट, तो एज अ पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं और भगवान न करे कोई इंजरी हो गई तो वो आपका मिलने के पात्र रहेगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। देन आगे बात करते हैं, बहुत सारे यहाँ पे एडमिशन इनटू हॉस्पिटल फॉर सप्लाई और फिटिंग ऑफ आई ग्लासेस, तो वो भी नहीं मिलता। कई लोग लेजिक सर्जरी के लिए बोलते हैं, नहीं मिलेगा। एडमिशन इनटू हॉस्पिटल फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्टर्लिटी एनी फर्टिलिटी, सब फर्टिलिटी और असिस्टेड कंसेप्शन प्रोसीजर्स और बर्थ कंट्रोल, तो बच्चे से रिगार्डिंग फर्टिलिटी के रिगार्डिंग कोई भी ट्रीटमेंट है उसका आपको नहीं मिलना है। एडमिशन इनटू हॉस्पिटल फॉर सेक्स चेंज ऑपरेशन नहीं मिलेगा, एनी स्टेम सेल थेरापी नहीं मिलेगा, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एक्सक्लूजन है। एनी ट्रीटमेंट रिलेटेड टू स्लिप डिसऑर्डर, स्लिप एपनिया सिंड्रोम और ओबेसिटी, एनी अदर वेट कंट्रोल नहीं मिलेगा। लेकिन जो बड़ी बड़ी सर्जरीज है, डे केयर प्रोसीजर से उसका पैसा मिलता है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट विल नॉट बी पेएबल, यहाँ पे सिर्फ एससीबी एंड सर्जिकल बेनिफिट्स मिलेंगे। ट्रीटमेंट फॉर एनी इलनेस और इंजुरी वेयर द पीरियड ऑफ confinement in a hospital is less than 24 hours, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कम से कम 28 घंटे आपको हॉस्पिटल में रहना है तो ही मिलेगा। General waiting period of 90 days, 45 days is specified in para 6 above shall be applicable for all benefits covered under the policy except in case of hospitalization due to accident or trauma which occurred after the inception of policy। पॉलिसी लेने के बाद नंबर गिरा, उसके बाद ड्यू टू एक्सीडेंट या ट्रोमा हुआ तो आपको मिलेगा, है ना, वेटिंग पीरियड की राह नहीं देखेंगे। लेकिन बाकी सब चीजों के लिए 90 डेज का वेटिंग पीरियड लगेगा। स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड ऑफ 24 मंथ्स, हमने वो डिसीज देखी, ठीक है, इसीलिए मैं फिर से रिपीट नहीं कर रही। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस आरोग्य रक्षक प्लान। आपके पास मेडिक्लेम है, उसके साथ ये प्लान आप लेकर के रखते हैं तो ये मक्खन वाला काम करेगा, ठीक है, और बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन मैं ये नहीं बोलती कि सिर्फ आप इसी पे डिपेंडेंट रहना, ठीक है। हाँ, अगर आपको विश्वास है पूरा, एलआईसी ऑफ इंडिया पूरा पूरा पेमेंट देगी इसका, ठीक है, जो भी एप्लीकेबल रहेगा सर्जिकल बेनिफिट, भले आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों ना ट्रीटमेंट लिया हो, एलआईसी ऑफ इंडिया उसका पैसा देगी इस प्लान के दौरान, ठीक है। लेकिन साथ में आप मेडिक्लेम लेके चलें तो ये आप प्लान आपके लिए बहुत ही वर्दी साबित हो सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके अवेयर करें कि ऐसा भी कोई प्लान है जिसमें आप बोलते हैं कि मेरा मेडिक्लेम का पैसा बहुत लग रहा है और भगवान न करे एक बार क्लेम आ गया, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रह सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।